तो दोस्तों आज एक खबर निकल कर आ रही है आदित्य L1 से संबंधित। आदित्य L1 की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि सूर्य के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इसरो तक भेजेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये अपने सफर में कुल 1.5 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करने जा रहा है। तो कहने का मतलब पृथ्वी से काफी ज्यादा दूरी तक ये जाने वाला है, बिल्कुल जिसे हम लोग डीप स्पेस कह सकते हैं। तो अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो हमारा स्पेसक्राफ्ट लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर होगा पृथ्वी से, तब वो हमसे कम्युनिकेट कैसे करेगा। यानी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इतनी ज्यादा दूरी पर आप सटीक कम्युनिकेट कर पाए अपने स्पेसक्राफ्ट से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए बताया जाता है कि कई सारे ग्राउंड स्टेशंस की आपको अनिवार्यता होती है, जिसके बिना ये सारी चीजें संभव नहीं है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि इसरो में बहुत कैपेबिलिटी है, एक उभरती हुई स्पेस एजेंसी है जो कि नासा को भी डेफिनेटली एक दिन टक्कर देगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो हमारे पास सारी कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह होने के बावजूद, कुवत होने के बावजूद एक्चुअली रिसोर्सेज बराबर नहीं है और उस तरह के ग्राउंड स्टेशन हमारे पास मौजूद नहीं है जो कि आदित्य L1 के साथ कम्युनिकेट कर पाए। ऐसी परिस्थिति में क्या, अब हम लोगों ने आदित्य L1 तो भेज दिया, वो इतनी लंबी दूरी तय भी कर लेगा सक्सेसफुली, क्योंकि ये अभी तक हमारे हाथ में था। लेकिन जब ये डीप स्पेस में पहुंच जाएगा, इवन पहुंच चुका है, तब इसके साथ कम्युनिकेट कर पाना और इसके द्वारा दिया गया जो भी साइंटिफिक डेटा है उसे कलेक्ट करना, ये सारी कुछ चीजें हमारे लिए संभव कैसे हो पाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए और इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड स्टेशन नहीं है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारत की मदद के लिए आगे आया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जी हाँ, जिसे ESA कहा जाता है, ईसा। दोस्तों बताया जा रहा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी डीप स्पेस में कम्युनिकेट करने के लिए भारत को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रही है, जी हाँ। इसी के साथ साथ दोस्तों जो फ्लाइट डायनामिक सॉफ्टवेयर है उसका सर्टिफिकेशन भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा करवा कर दिया गया है। एंड रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर यूरोपियन स्पेस एजेंसी भारत को ग्राउंड स्टेशन का सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराती तो इस मिशन को लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि इन सब के बिना इससे कम्युनिकेट कर पाना संभव है ही नहीं। अब आपको शायद याद आ रहा होगा कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया था उस दौरान भी इन्होंने अपने जो अलग अलग ग्राउंड स्टेशंस हैं जो कि दुनिया भर में एक्चुअली फैले हुए हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्राउंड स्टेशंस हमारी इस समय मदद कर रहे हैं। तो चंद्रयान 3 से भी कम्युनिकेट करने के लिए काफी कुछ मदद इन्होंने हमारी की थी। अब दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी में जो सर्विस डायरेक्टर और साथ ही क्रॉस सपोर्ट ऑफिसर जो हैं वो एक भारतीय मूल के व्यक्ति ही हैं, जिनका नाम है रमेश चल्लाथेरई। अब इनकी तरफ से दरअसल बताया जा रहा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के डीप स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन के जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स हैं उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त टेक्नोलॉजीज हैं। और चूंकि हम लोग इतने सक्षम हैं कि अपने सहयोगियों को निगरानी वगैरह के लिए और सारा डेटा कलेक्ट करवाने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए सक्षम हैं, तो हम उन्हें अपना सहयोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब आदित्य L1 की बात की जाए दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अर्जेंटीना में 35 मीटर गहरे 3 स्पेस एंटीनास लगे हुए हैं, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ही इंटीग्रेट किए गए हैं। उन्हीं के माध्यम से ये भारत को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा भी इनके कुछ ग्राउंड स्टेशंस मौजूद हैं, जिनमें से एक फ्रेंच गुयाना में है, इसके अलावा ब्रिटेन में भी है। तो इन सभी का मिला जुला कर जितना भी टेक्निकल सहयोग बन पड़ता है ये लोग भारत को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आदित्य L1 की शुरुआत से लेकर इसके अंतिम चरण तक, जब इसका पूरी तरह से काम कंप्लीट हो जाएगा, तब तक के लिए ये लोग प्रतिबद्ध हैं कि जितना हो सके उतना सपोर्ट ये भारत को प्रोवाइड करवाएं। मैं आपको बता दूं कि आदित्य L1 अपने साथ कुल 7 तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर गया है, जिसके माध्यम से ये सूर्य को जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा और उन सब का डेटा रियल टाइम में भारत तक भेजेगा, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कड़ियां कहां से कहां तक जुड़ रही है। तो यहाँ पर ये तो देखने के लिए मिल रहा है कि भारत के रिलेशनशिप इन देशों से काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस वजह से ये लोग हमें सभी तरह का सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हुए हैं। दूसरी बात, जो हमारे मिशंस है ये लोक कल्याण के लिए हैं, इस वजह से इनका भी कर्तव्य बनता है कि ये लोग हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाए। लेकिन इसके साथ साथ जो सीख हमें मिलती है वो ये है कि अभी इसरो को एक और लंबी छलांग लगानी जरूरी है, जिसके तहत अभी हम लोग सारी तैयारियां कर सके। यानी अगर आपको स्पेस में सुपर पावर बनना है तो फिर नासा हो या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, इनकी तरह आपको अलग अलग देशों में अलग अलग लोकेशन पर डीप स्पेस में कम्युनिकेट करने के लिए ग्राउंड स्टेशंस की मदद चाहिए होगी। तो वहां पर आपको सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, जिस तरह से दूसरे देशों में हम लोग पोर्ट वगैरह खरीदते हैं और वहां पर डेवलपमेंट करके अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, तो ठीक इसी तरह की चीजें स्पेस के सेक्टर में भी करना पड़ेगी। भारत का इसरो अलग अलग देशों में जहां पर जरूरत होगी और जो स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा
वहां पर उन देशों से जमीन लेकर अपने ग्राउंड स्टेशन तैयार करे और उनकी सहायता से फिर सारे मिशंस इन फ्यूचर पूरे करे। इसके लिए जरूरी ये होगा कि हमारी गवर्नमेंट भी इसरो की डिमांड के अनुसार उन्हें प्रॉपर फंड वगैरह प्रोवाइड करवाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।